तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम अपने डायरेक्ट टैक्स की कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं और इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग करें डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते कि हमने पिछले सेशन में क्या देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने टैक्स का मीनिंग देखा था। टैक्स का मीनिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कंपलसरी पेमेंट कलेक्ट करती हैं लोगों से और फिर उसको पब्लिक वेलफेयर में यूज़ करती है, तो उसको बोलते थे टैक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा टैक्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनके क्या मीनिंग थे? वो टैक्स जिसका बर्डन एक पर्सन दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। अगर बर्डन शिफ्ट हो सकता है तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे तीन होते थे, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स हट चुका है, हमें पता है। सिर्फ कौन सा बचा है? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिनको कि 2017 में हटा के जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था गवर्नमेंट ने। और तो अब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी और एक आता है कस्टम। ठीक है, कस्टम क्या होता है? अगर कोई बंदा अपन इंडिया से एक्सपोर्ट करता है या इंडिया में इंपोर्ट करता है तो उसको कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ कवर होगी? कस्टम एक्ट में। ठीक है, तो अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में हम आगे बढ़े, हम लोगों ने आर्टिकल देखे, आर्टिकल 265, 245 एंड 246 के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत की थी। हम लोगों का हो गया था सेक्शन 1। उसमें हम लोगों ने तीन बातें पढ़ी थी। क्या क्या थी? दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड थर्ड वन इज दैट इट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। आज हम करते हैं सेक्शन 2 की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2। नॉर्मली जो कोई भी एक्ट होता है तो उसका फर्स्ट सेक्शन तो होता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, और बेसिकली जो सेकंड सेक्शन होता है हर एक्ट में वो रिलेटेड टू होता है डेफिनेशंस के। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा, उसका सेक्शन 2 भी किससे रिलेटेड है? डेफिनेशंस से। ठीक है, सेक्शन 2 किसका है? डेफिनेशंस का। डेफिनेशन में क्या होगा, जैसे कि हम अब आगे जो जो टर्म्स यूज़ होंगी इस एक्ट में, कौन से में? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो टर्म्स यूज़ होंगी उनकी डेफिनेशन इस पर्टिकुलर सेक्शन में दे दी गई है, सेक्शन 2 में, ताकि लोग किसी वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ सके। कि जैसे हम लोग कह रहे थे पर्सन से टैक्स कलेक्ट करती है, तो ठीक है, तो पर्सन का मीनिंग क्या किया गवर्नमेंट ने? डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, ताकि अपनी मर्जी से कोई कुछ ना समझे। तो मेरे कहने का मतलब है इसी तरीके से जो भी टर्म्स एक्ट में आगे यूज़ होंगी उनकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 में। ठीक है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, अभी हम सारी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे कि पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 में दिया गया है क्या? पर्सन की डेफिनेशन। सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 31, इसमें क्या दिया गया? पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन क्या होता है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो कंपलसरी पेमेंट होती थी वो कौन करता था? पर्सन करता था। ठीक है, तो वहाँ पे पर्सन का क्या मतलब था उसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब बात ये कि सर हम इसका सेक्शन याद रखें या ना रखें। अगर आप याद रखना चाहते हो तो कैसे रखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। पर्सन है जो, उसमें 7 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, कितनी? 7। ठीक है, तो पर्सन में हम बेसिकली कह सकते हैं हाउ मैनी कैटेगरीज आर देयर? 7 कैटेगरीज। और अगर इस सेक्शन को देखा जाए तो हम इसको अगर ऐसे लिख के याद करें 2 × 3 + 1
तो ये कितना होगा 7, ठीक है। और 7 ही क्या थी, कैटेगरीज थी। तो एक तरीके से ये ट्रिक की तरह काम कर जाता है कि पर्सन की डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, ठीक है। तो आगे जो लिखा होता है उसको सेक्शन होता है, और वो ब्रैकेट में जो लिखा है उसको बोलते हैं सब सेक्शन। और इसके आगे भी अगर मान लो और ब्रैकेट में लिखा हो तो उसको बोलते हैं क्लोज, और फर्दर बोलते हैं सब क्लोज। इस तरीके से किसी भी सेक्शन को रीड किया जाता है, ठीक है। ये तो खैर आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी बताया। तो अब हम लोग क्या करें, पर्सन की डेफिनेशन देख रहे हैं कि पर्सन में क्या क्या आएगा। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। कि गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि आप इनकम कमा रहे हो तो हमको टैक्स दो, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लेने के लिए अप्रोच करेगी पर्सन को, ठीक है। तो बोले कि भाई किस किस से टैक्स कलेक्ट करें, डिफाइन तो हो, ठीक है। क्या एक कंपनी को टैक्स देना होगा, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी, या सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स देगा, ठीक है। इसी तरीके से तो इनके जवाब गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी इस पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे ना उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वो टैक्स देने से नहीं बच सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है पर्सन की डेफिनेशन में, तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है, पर्सन इंक्लूड्स फॉलोइंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेफिनेशंस होती है ना वो बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है, और एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कौन सी होती हैं कि जिसमें किसी का मीनिंग बता दिया जाए कि इस चीज़ का ये मतलब होता है, ठीक है। और इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है, इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि कह दिया जाए कि पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है, कि इसमें ये शामिल हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा इस हिसाब से लिखी गई है। तो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ऐसा क्यों किया, या फिर इसका क्या फ़ायदा है ये सोचो। तो इसका फ़ायदा है कि जैसे मान लो कभी फर्दर अमेंडमेंट करनी पड़े, ठीक है। अगर मान लो कोई कैटेगरी है वो बच गई है टैक्स से और उसको अगर हम शामिल करना चाहें तो अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी तो काफ़ी इजीली गवर्नमेंट उसको उसमें ऐड कर सकती है। इसीलिए पर्सन की डेफिनेशन क्या है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पर्सन की डेफिनेशन क्या आएगा, तो लिखा पर्सन इंक्लूड्स फॉलोइंग। और मैंने आपको बता दिया इसमें कितने टाइप हैं, पर्सन में 7 टाइप हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एन इंडिविजुअल। सेकंड आता है आपका HUF या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी एक बार हम नाम लिख लेते हैं, इनको धीरे धीरे समझेंगे। सेकंड में क्या आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, HUF। थर्ड में आएंगे आपकी पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कि आपकी LLP भी शामिल है, इंक्लूडिंग LLP। LLP स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होगा, कंपनी। कंपनी भी क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। एक होगा AOP और BOI। ये क्या होता है अभी आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। अभी एक बार सिर्फ हम लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक इसमें होगा लोकल अथॉरिटी, छठे नंबर पे क्या हुआ, लोकल अथॉरिटी। फिर आएगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है, ये 7 हैं क्या, पर्सन के टाइप है, ठीक है। तो अब हम इनको चलो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप है पर्सन में वो है इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल का मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत आपको पता ही चल रहा होगा नाम से ही कि इंडिविजुअल क्या होता है, कि कोई भी एक नेचुरल पर्सन, ठीक है। जैसे मैं हूँ,
एम ए नेचुरल पर्सन। तो मैं किस कैटेगरी में हूँ? इंडिविजुअल में। जैसे आप हो एक नेचुरल पर्सन, जैसे कि है मान लो कोई क्रिकेटर है, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर है या फिर समझ लो विराट कोहली है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं क्या विराट कोहली इनकम टैक्स भरता होगा? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर वो तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स तो भरता ही होगा, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में भर रहा है? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी नेचुरल पर्सन किस कैटेगरी में आता है? इंडिविजुअल की कैटेगरी में, ठीक है, टैक्स के नज़रिए में। तो इंडिविजुअल में हम क्या कह सकते हैं कि एनी नेचुरल पर्सन, एनी नेचुरल पर्सन, जैसे राम श्याम, ये सब क्या है? इंडिविजुअल की कैटेगरी में है टैक्स के नज़रिए से, ठीक है। तो एनी नेचुरल पर्सन। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या सिर्फ मेजर को ही इनकम टैक्स भरना होता है या फिर कोई माइनर है? जो माइनर क्या होता है? जो 18 वर्ष से कम का होता है उसको बोलते हैं माइनर, ठीक है। माइनर जो है क्या उसको भी टैक्स भरना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपका जवाब होगा कि सर 18 से कम का मतलब वो बच्चे की कैटेगरी में है, तो बच्चे तो कहाँ से इनकम टैक्स भरेंगे, ठीक है। या मैं आपसे पूछूं कि कोई अनसाउंडेड पर्सन है, अनसाउंडेड पर्सन कौन होता है? जिसका जो कि कहते हैं कि दिमाग से नॉर्मल नहीं है, ठीक है। जैसे कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन था, बोर्नविटा का दूध पीता था इतना बड़ा होने के बाद भी, ठीक है। तो वो क्या है? तो वो एक अनसाउंडेड माइंड की कैटेगरी में था। तो क्या अनसाउंडेड माइंड टैक्स इनकम टैक्स भरेगा? मैं आपसे पूछूं तो आप सोच में पड़ोगे कि, और शायद से आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, बच्चे और अनसाउंडेड माइंड थोड़ी ना टैक्स भरेंगे। जो बंदा पागल है दिमाग से वो क्यों टैक्स भरेगा? वो इनकम टैक्स नहीं, मतलब वो कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स ने इसका क्या जवाब दिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेजर हो, माइनर हो, अनसाउंडेड माइंडेड हो, ठीक है। हमको किससे मतलब है? इनकम टैक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल पर्सन में, इंडिविजुअल में सभी को टैक्स देना पड़ेगा, वेदर दे आर माइनर, वेदर दे आर मेजर, ओके। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल वाला पॉइंट कि हर इंडिविजुअल को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद चलो हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, सपोज करो क्या है, ए है, कोई पर्सन है, ये क्या करता है, एक इसकी वाइफ है, मान लो मिस्टर एक्स है, आई मीन मिस्टर ए है, इसकी वाइफ है मिसिज ए, और इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक इसकी डॉटर है एक्स, डॉटर एक्स, और क्या है, सन है वाई, ठीक है। सन का नाम क्या है? वाई। तो ये क्या करता है? ये दिमाग लगाता है, ये कहता है कि ऐसे तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ, तो मैं टैक्स तो मैं भरना पड़ेगा मुझे अगर मैं कुछ कमाता हूँ। तो ये दिमाग लगा के एक क्या करता है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। और उसमें क्या करता है, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को एक बिजनेस, उस बिजनेस में शामिल कर लेता है, मेंबर्स बना लेता है, ठीक है। तो जो कहता है कि जो इसका बिजनेस होगा ना, वो क्या करता, पूरी फैमिली के नाम से क्या करता है, उसको रजिस्टर करता है। कहता है कि ये जो बिजनेस है ये मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार का है, ठीक है। इसमें मेरी वाइफ का भी राइट है, मेरे बच्चों का भी अधिकार है, ठीक है। वो कहता है कि जो भी इससे प्रॉफिट हुआ या इनकम हुई वो मेरी नहीं है, वो मेरे परिवार की है। ये क्या कर रहा था पर्सन यहाँ पे, टैक्स से बचने के लिए इसने खेला, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो कहता है कि भाई ना प्रॉफिट मेरा, राइट, एसेट्स भी मेरे, प्रॉपर्टी सब किसकी है, फैमिली की है, ना कि मेरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप ऐसे हमको पागल नहीं बना सकते, हमको तो चाहिए क्या, टैक्स, ठीक है। तो वो क्या करती है गवर्नमेंट, तो कहती है कि आपकी ये क्या है, एक फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपसे टैक्स वसूल करेंगे और आपको हमें एज ए पर्सन कंसिडर करेंगे, ठीक है, टैक्स के नज़रिए से। तो ये क्या है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी ये, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, एक फैमिली बिजनेस में लगे हुए थे, उसको क्या कर रहे हैं अब गवर्नमेंट क्या करती है
कि एज ए पर्सन ट्रीट करके उनसे टैक्स वसूल कर लेगी। ठीक है, तो आया थोड़ा समझ में कि HUF क्या होता है, कि एक फैमिली है जिसके सारे मेंबर एक पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस में लगे हुए हैं, तो वहाँ से जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स HUF को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब HUF के बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि HUF है ना, वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहले को तो बोलते हैं मिताक्षरा संप्रदाय, मिताक्षरा संप्रदाय, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं दया भाग संप्रदाय, दया भाग संप्रदाय। अब बोलोगे सर ये क्या हुआ, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि कोई फैमिली है उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, ठीक है बात खत्म। तो अब बोले 2 टाइप का क्या मतलब हुआ, तो जैसे देखो ये फैमिली थी, इसमें सन ने क्या किया, जन्म लिया, तो 2 केस हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो जैसे नॉर्मली जो अगर आपने ज़्यादातर देखा होगा वो यही देखा होगा कि कोई बच्चा कोई लड़का अगर घर में जन्म लेता है तो वो घर में उसका अधिकार जन्म के साथ ही होता है, जन्म के साथ ही उनकी ज़मीन में क्या कर देता है, उसकी हिस्सेदारी हो जाती है कि भाई इतने किले का मालिक ये बनेगा अब। ठीक है, बट जाता है, तो क्या हुआ, बाय बर्थ वहाँ पे उसको राइट मिल रहा है उस HUF में, उसको तो बोलते हैं मिताक्षरा संप्रदाय। जो दूसरा है उसमें क्या है कि जन्म से कोई बच्चा प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं रखता। ठीक है, तो उसको क्या पर्टिकुलरली रिटर्न में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिससे के बाद ही वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी में राइट उसको मिलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दया भाग संप्रदाय। जो दया भाग संप्रदाय है वो इंडिया के बेसिकली 3 स्टेट्स में है। ठीक है, कौन कौन से, असम, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ JNK। ओके, सो मैं लिख देता हूँ दया भाग कहाँ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ JNK। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया बचा वहाँ पे कौन सा लगेगा, मिताक्षरा संप्रदाय। ठीक है, ये तो खैर मैं आपकी नॉलेज के लिए इसे बता रहा हूँ। यहाँ बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या, रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा आपका, क्या, मिताक्षरा संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बाकी हाँ, तो और इसमें क्या है HUF के मैं बताने के लिए, हाँ जो भी है HUF के मेंबर, उसमें जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसको बोलते हैं कर्ता। ठीक है, वो ही हेड होता है फैमिली का। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो इस केस में कौन है, जैसे मिस्टर A है, ये क्या है, कर्ता, कर्ता, ये हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने पर्सन में कवर किया इंडिविजुअल को, जिसमें क्या था, कोई भी नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल आई मीन पर्सन होता है। ठीक है, साउंड माइंडेड हो या फिर माइनर हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, उसके बाद आया HUF में देखा कि कोई भी फैमिली है वो फैमिली बिजनेस में लगी हुई है, तो वो HUF की कैटेगरी में करके उससे टैक्स वसूल करेंगे। एक पॉइंट ये उठता है कि क्या सर मुस्लिम फैमिली भी HUF हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई जैन फैमिली है वो HUF हो सकती है, या कोई सिख फैमिली है क्या वो HUF की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो फर्स्ट रिलीजन कौन सा, हिंदू को तो कवर कर ही रही है। ठीक है, तो कौन कौन से है इसमें, एक हिंदू आएगा, ठीक है, एक इसमें आएगा जैन, और एक इसमें आएगा सिख। इन पे HUF एप्लीकेबल होता है, और इसके अलावा अगर और कोई रिलीजन है तो उस पर HUF एप्लीकेबल नहीं होता। ये कहाँ लिखा गया है, ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है, ये हिंदू लॉ में लिखी गई है ये बातें। ठीक है, हम यहाँ पे हिंदू लॉ नहीं पढ़ रहे, तो बेसिकली वहाँ की मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये है। ठीक है, हम आप वापस आते हैं इनकम टैक्स एक्ट पे। इसमें हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो थर्ड है इसमें पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं थोड़ा इसमें को एक बार साफ कर लेता हूँ।
तो हम लोगों ने पढ़ लिया दो टाइप के पर्सन हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट था इंडिविजुअल, सेकंड था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब थर्ड पॉइंट था जो हमारा, वो था पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इसमें क्या होता है कि अब पर क्या किया बंदे ने, वो कहता है कि मैं इंडिविजुअल में हूँ तो मेरे से टैक्स ले रहे हैं, फैमिली के साथ मिलके कर रहा हूँ तो टैक्स लिया जा रहा है। तो उसने और दिमाग लगाया, तो वो क्या करता है, वो एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो पर फिर गवर्नमेंट है, वो कहते हैं आप डाल डाल मैं पात पात। ठीक है, तो क्या करती है कि जो तो अब पर्सन, तो वो बंदा क्या कहता है कि हम लोगों ने तो पार्टनरशिप फर्म से पैसा कमाया है। ठीक है, तो हम HUF भी नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल भी नहीं है, हमने पार्टनरशिप फर्म के नाम से पैसा कमाया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि पार्टनरशिप फर्म भी क्या है, हम इसको भी पर्सन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म को भी क्या कर दिया गया, एज ए पर्सन ट्रीट कर किया गया, किस्म के नज़रिए से, इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी क्या है, पार्टनरशिप फर्म भी क्या है, एक अ टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, और इसमें है, इसमें इंक्लूडिंग LLP, इंक्लूडिंग LLP कहेंगे क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये नया कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू दिस। नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती थी उसमें क्या होता था, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अब ये बोलोगे कि सर लायबिलिटी अनलिमिटेड, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बताओ। तो कहते हैं कि मान लो अगर पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं और उनका बिजनेस सपोज करो लॉस में चला गया। ठीक है, तो मान लो उनको क्या है, लोगों को जो उनके क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे देने थे, तो उनके पास अब पैसे बचे नहीं उनके बिजनेस में देने के लिए। तो क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। सॉरी इफ आई सेड लिमिटेड अर्लियर, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। तो उसमें क्या करते थे, जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को भी क्या कर देते, बेचने का उनके पास राइट हो सकता था। ठीक है, कि क्या करते, उनके घर संपत्ति बेच सकते थे और फिर उससे कर्जा अपना वसूल कर सकते थे। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या कर दिया गया, पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी को एक हद तक लिमिट कर दिया गया। ठीक है, ये नहीं है कि उनके घर की आप संपत्ति को बेचो या इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या किस में शामिल है, पार्टनरशिप फर्म में इसको भी शामिल किया गया है। ये LLP का जो एक्ट है ये कौन सा है आपका, 2008। LLP जो एक्ट है वो कौन सा है, 2008। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद जो फोर्थ आएगा आपका कंपनी। फोर्थ आएगा कंपनी। आपको कंपनी का मीनिंग तो पता ही होगा कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ, जिसमें क्या होती है, कॉमन सील होती है, तो इसकी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में क्या होता है, कंपनी को भी क्या किया गया, एज ए पर्सन ट्रीट किया गया ताकि उससे टैक्स वसूला जा सके। ठीक है, तो कंपनी भी क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी किस कंपनी को टैक्स देना है किसको नहीं देना, ये हम आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं पर्सन में कंपनी को भी शामिल किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ है जो टाइप पर्सन का, वो है आपका AOP, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AOP। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं शॉर्ट में BOI। अब बोलोगे कि सर ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ इनका मीनिंग क्या होता है। बेसिकली ये ग्रुप होते हैं, लोगों का क्या है, ग्रुप है। तो आप कहोगे सर पार्टनरशिप भी तो ग्रुप ही था, कंपनी भी एक ग्रुप ही होता है। तो देखो
पार्टनरशिप और कंपनी को छोड़कर जो भी ग्रुप बनाएंगे लोग, ठीक है, कोई पर्टिकुलर किसी बिजनेस को करने के लिए, तो उनको किस कैटेगरी में डाल दिया गया, या तो AOP होगा या BOI होगा। जैसे कि क्या करते हैं, मान ले कुछ लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हम एक कुछ टाइम तक मिलकर काम करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा होने तक क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल होता है, AOP और BOI का। उसमें क्या है, अब ये बताओ सर इसमें कुछ डिफरेंस आप बताना चाहो पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। तो बेसिकली एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें नॉर्मली पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर केसेज में क्या करते हैं, डीड बनाई जाती है, पर इसमें ऐसी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनती, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर आपने सुना होगा, जैसे हीरो होंडा का था, मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये AOP और BOI के एग्जाम्पल हैं। अब तो बोलेंगे कि सर, तो आई थिंक यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस केस में भी क्या किया गवर्नमेंट ने, इनको भी पर्सन एज ए पर्सन ट्रीट किया। तो एक डाउट ये आ रहा होगा, सर दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है फिर, कि मतलब अगर ये चीज़ एक है तो अलग अलग क्यों लिखा है इनको। तो कहेंगे कि जो देखो नाम में देखो थोड़ा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल पर्सन, ठीक है। जब अलग अलग नेचुरल पर्सन मिलके कोई काम शुरू करें, जैसे इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इसी तरीके ये मिलकर अगर कुछ काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और पर्सन, पर्सन क्या है, पर्सन की डेफिनेशन अभी आपने देखा, हम देख ही रहे हैं, ये अभी पूरा पर्सन ही तो पढ़ रहे हैं। तो पर्सन में क्या था, तो इसमें क्या हो सकता है, मान लो एक इंडिविजुअल आ रहा है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी है, ठीक है। ये देखो अलग अलग फीचर वाली चीज़ें हैं ये, मतलब तो अगर ये मिलकर के साथ में काम करती हैं तो इसको बोलते हैं पर्सन की एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कौन से सेक्शन में थे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, जिसमें 7 टाइप होते हैं पर्सन के। पहला हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल, कोई भी नेचुरल पर्सन होता है। सेकंड पढ़ा HUF, कोई भी फैमिली हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड पढ़ा हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कि इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फोर्थ हम लोगों ने देखा कंपनी, उसके बाद फिफ्थ हम लोगों ने देखा AOP एंड BOI। अभी हम 6th पॉइंट पे बढ़ते हैं, 6th टाइप पे। ये आता आपका लोकल अथॉरिटी। अब बोलेंगे सर ये क्या, तो देखो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को ही नहीं छोड़ा टैक्स लेने से, समझ रहे हो। कई क्या है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जिनको की अथॉरिटी मिली हुई है। जैसे आपके दिल्ली में है MCD है, म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली, PWD है। ये क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, लोगों से टैक्स वसूल करते हैं, इनकम कमाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करते, तो लोगों ने क्या बोला कि सर ये भी तो पैसा कमा रहे हैं, इनसे तो आप टैक्स ले नहीं रहे। तो गवर्नमेंट को ऐसे शिकायत की लोगों ने। तो गवर्नमेंट क्या कर दिया, चलो आप टेंशन मत लो, हम क्या करेंगे इन लोगों से भी टैक्स लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोकल अथॉरिटीज़ थी उनको भी एज ए पर्सन ट्रीट किया गया। जैसे आपकी पंचायत होती है वो भी किस में आ जाएगी, लोकल अथॉरिटी में, ठीक है। अब इसके बाद है आपका 7th टाइप है जो, वो है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन, आई मीन सॉरी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसमें क्या होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि नॉर्मली गवर्नमेंट ना किसी को भी टैक्स से छोड़ना नहीं चाहती, वो हर किसी को कवर कर लेती है। तो इसमें क्या किया गया कि बेसिकली इसमें भगवान को भी शामिल कर लिया गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या है गवर्नमेंट से भी, आई मीन भगवान से भी क्या कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स वसूल करती है, ठीक है। तो जैसे अब कोई मंदिर है, ठीक है, या फिर क्या किया, सपोज करो एक पर्सन था A, उसके पास पैसा था, ब्लैक मनी थी उसके पास,
ठीक है, वो क्या करता है, एक पेड़ के डोरा बना के वहाँ पे मंदिर मूर्ति की स्थापना करके और एक दान पात्र रख देता बड़ा सा, ठीक है। और सुबह उठकर लोगों ने देखा तो उसमें कई करोड़ रुपए थे उस दान पात्र में, ठीक है। तो उसने वो क्यों किए हुए, टैक्स बचाने के मकसद से। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट जाएगी तो वो क्या बोलेगा कि ये पैसा तो भगवान का है, ठीक है। तो अब भगवान थोड़ी ना कोई पर्सन है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे लोगों से बचने के लिए ये तो हम क्या करते हैं भाई, इनको भी पर्सन में शामिल कर दो। तो गॉड को भी किस में कर दिया गया, पर्सन में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी मंदिर में कोई भी चढ़ावा आता है, आप जो चढ़ा के आते हो, तो उस पर भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये नहीं कि वो टैक्स फ्री होता है। तो आई थिंक आपको अब ये इस बात का पता चला होगा, अच्छा लग रहा होगा जान के थोड़ा। तो और इसके अलावा जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, यूनिवर्सिटी है वो क्या है, वो इंडिविजुअल भी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है। तो वो क्या है, तो कहते हैं कि जो भी, तो वो किसका पार्ट बनेगी, आपके आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का। आपकी बार काउंसिल है, ठीक है, वो किसका पार्ट बनेगी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले 6 में कवर नहीं हुए उनको इस कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पर्सन, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं कि क्या था। सबसे पहले है पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। फिर उसके बाद इसमें 7 टाइप्स है पर्सन के। फर्स्ट इंडिविजुअल, कोई भी नेचुरल पर्सन हो सकता है। सेकंड है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड आपका पार्टनरशिप फर्म। फिर है आपका कंपनी। फिर है AOP-BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। तो हम लोगों के 2 सेक्शन हो गए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। अभी इसमें और जो आगे डेफिनेशन है उनको हम धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम करते चलेंगे। अभी हम अपने सेक्शन 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 आपको ध्यान हो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि गवर्नमेंट का टैक्स का कॉन्सेप्ट कैसे चलता। गवर्नमेंट कहती है कि आप पूरे साल पैसा कमाओ और अगले साल उस पैसे पर टैक्स दे देना, ठीक है। समझ रहे हो ना कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा कमाओ और उस कमाए हुए पैसे पर टैक्स की कैलकुलेशन अगले साल कर करके हमें को दे देना, ठीक है। तो जिस साल में पैसा कमाया उसको तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जिस साल उस पैसे पर टैक्स देंगे उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट का मतलब होता है बेसिकली कैलकुलेशन, कि असेसमेंट कैलकुलेशन जिस वर्ष में हुई, असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो समझे, तो 2 चीज़ होती हैं, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। तो आपका जैसे अभी चला हुआ है, मान लो 1 अप्रैल से 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 ये फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है, ठीक है। तो कोई पर्सन इस दौरान जो पैसा कमाएगा, ठीक है, उस पर उसको टैक्स कब देना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022, ठीक है। तो इस साल पैसा कमाओ और इस साल उस पर असेसमेंट करवा लो। उसकी असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन कर लो टैक्स की कि कितना बना, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। और इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तो है नहीं कि टैक्स भरने के बाद वो पैसा कमाना छोड़ देगा या फिर आगे जॉब नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप काम करते रहो, तो ठीक है। तो ये क्या है, असेसमेंट ईयर। इससे अगले साल का कौन सा आएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है। ये इस साल की कैलकुलेशन इस साल में होएगी। तो ये क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर। और इस असेसमेंट के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। जिस साल पैसा कमाया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, उससे अगले साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम सेक्शन 3 पे आते हैं वापस। सेक्शन 3 में क्या किया गया, हालांकि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे दी गई है, पर
कुछ डेफिनेशंस को अलग भी रखा गया है, जिसमें एक है सेक्शन 3 में है डिफाइन किया गया है प्रीवियस ईयर को। ठीक है, किसकी डेफिनेशन दी गई है? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर डिफाइन किया गया है, सॉरी, प्रीवियस ईयर डिफाइंड किस सेक्शन में? सेक्शन डिफाइंड किया गया सेक्शन 3 में। तो मीनिंग तो आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि जिस साल पैसा कमाया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल उससे अगले साल जब जिस टैक्स की हम कैलकुलेशन करके टैक्स भरेंगे उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो इसी को टेक्निकली लिखा गया। तो क्या लिखा गया? इसको लिखा गया, अब देखो बिल्कुल आसान है, सुन के हंसी भी आएगी। ठीक है, क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि असेसमेंट ईयर से पहले वाले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। है ना, कितनी आसान। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर which is immediately preceding, मतलब पहले वाला, immediate मतलब उससे जस्ट preceding असेसमेंट ईयर, कि असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाले साल को प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की ये डेफिनेशन लिखी है हम लोगों ने, ये टैक्स एक्ट में आपके लिखी गई है। तो आई थिंक आपको आया होगा समझ में क्या है प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये आ गया होगा समझ में। तो सेक्शन 3 में सिर्फ इतना ही है, छोटा सा सेक्शन है। तो आज हम लोगों ने 2 सेक्शन पढ़े, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे के सेक्शन हम लोग अपनी अगली वीडियो में रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।